हेलो डियर स्टूडेंट्स। सिंथेसिस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं टारगेट नीट माइनर टेस्ट 10 जूलॉजी पेपर सॉल्यूशन, जो कि 13/6/2021 यानी आज हुआ था। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 136। Mary is about to face an interview, but during the first 5 minutes before the interview, she experienced sweating, increased rate of heartbeat, respiration, etc. Which hormone is responsible for her restlessness? देखिए, हिंदी में ये क्या कहता है। मैरी जो है एक इंटरव्यू में उपस्थित होने वाली है, परंतु इंटरव्यू से 5 मिनट पहले उसे पसीना, बढ़ी हुई हार्ट रेट और रेस्पिरेशन रेट जो है वो अनुभव होती है। और उसकी इस बेचैनी के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है। बड़ी सिंपल सी बात है कि जब भी हम इंटरव्यू में या फिर एग्जाम में या फिर कोई भी ऐसी कंडीशन में अपने आप को पाते हैं, इमरजेंसी की कंडीशन में, आपातकाल की परिस्थिति में हम अपने आप को पाते हैं, तब हमारे एड्रिनल मेडुला से दो हार्मोन रिलीज होते हैं, जो होते हैं एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन, जिसको हम फियर फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स भी कहते हैं, जो इमरजेंसी हार्मोन्स भी कहलाते हैं। तो इसमें हम ऑप्शन देखेंगे तो फर्स्ट ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, बिल्कुल भी नहीं, ये नहीं होगा। और उसके बाद में सेकंड जो है आप देखें, उसमें ऑप्शन है ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, ये भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन हम देखें तो इसमें इंसुलिन ग्लूकागॉन, ये भी नहीं है। फोर्थ ऑप्शन आप देखें तो फोर्थ ऑप्शन जो है इसमें एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन दिया है, तो आंसर हो जाएगा इसमें फोर्थ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 137। Which of the following pairs of hormones are not antagonistic to each other? निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन युग्म एक दूसरे के प्रतिपक्षी नहीं है। इस क्वेश्चन का मतलब है कि एंटागोनिस्टिक का मतलब आप स्टूडेंट समझते होंगे कि मतलब एक दूसरे का विपरीत काम करने वाला, अगेंस्ट काम करने वाला। फॉर एग्जांपल इंसुलिन ग्लूकागॉन आप देखते हैं तो इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल को कम करता है, जबकि ग्लूकागॉन ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देता है। तो इसमें पूछा है कौन सा नहीं है, तो हमें वो चूज करना है। तो देखिए, इंसुलिन, फर्स्ट ऑप्शन दिया इंसुलिन एंड थायराइड हार्मोन। देखिए, इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल को कम करता है, और दूसरा थायराइड हार्मोन जो है वो ब्लड शुगर लेवल बढ़ा भी देता है, क्योंकि वो बीएमआर से रिलेटेड है, तो वो एंटागोनिस्टिक माना जा सकता है। फर्स्ट सही है। सेकंड, एल्डोस्टेरॉन एंड एएनएफ। देखिए, एल्डोस्टेरॉन जो है वो क्या करता है, हम देखते हैं कि सोडियम का जो है वो लेवल ब्लड में बढ़ाता है, जबकि एएनएफ क्या करता है, यूरिन से सोडियम को एक्सक्रीट आउट करता है, मतलब सोडियम लेवल को कम करता है ब्लड में। तो ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हो गए। आफ्टर दैट, रिलैक्सिन एंड इनहिबिन। रिलैक्सिन जो कि हम देखते हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, रिलैक्सिन रिलीज होता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस को जो है रिलैक्स करता है। इनहिबिन जो एक हार्मोन है, वो आपने सुना होगा कि वो मेनली जो है आप देखेंगे कि जो ग्रेन्युलोसा सेल्स होती हैं, या फिर ओवरी में आप देख सकते हैं, या फिर मेल में आप देख सकते हैं कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है वहां से सिक्रीट होता है, और बेसिकली ये एफएसएच के रिलीज को इनहिबिट करता है। तो ये दोनों आपस में कोरिलेट नहीं करते हैं, तो यहाँ पर हम थर्ड ऑप्शन में जा सकते हैं, बट हमें फोर्थ ऑप्शन और एक बार चेक कर लेना है। पैराथॉर्मोन एंड कैल्सिटोनिन। देखिए, पैराथॉर्मोन ब्लड कैल्शियम लेवल से रिलेटेड है, कैल्सिटोनिन भी है। पैराथॉर्मोन जहाँ पर ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है, कैल्सिटोनिन वहीं पर ही ब्लड कैल्शियम लेवल को कम करता है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन भी जो है एंटागोनिस्टिक हार्मोन का ही पेयर हो गया। तो यहाँ पर आंसर आपका जो बैठेगा वो बैठेगा थर्ड, रिलैक्सिन एंड इनहिबिन। तो 137 का आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 138। which of the following is not a secondary messenger in hormone action? निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन क्रिया में द्वितीयक संदेशवाहक नहीं है। देखिए, आप एनसीईआरटी भी आपने पढ़ी है, और द्वितीयक संदेशवाहक उसमें तीन ही दिए हैं। एक तो कैल्शियम दिया है, CAMP है, और साथ साथ में CGMP मतलब साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है, और साइक्लिक ग्वेनोसिन मोनोफॉस्फेट है। ये तो एक जैसे होते हैं, तो ये सेकेंडरी मैसेंजर होते हैं, और कैल्शियम भी एक सेकेंडरी मैसेंजर होता है।
और ये बेसिकली आपको पता है कि ये प्रोटीन हार्मोन्स के मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट करते हैं। बट जो सोडियम है वो एक सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम नहीं करता है, तो इसमें आंसर होगा थर्ड। 138 का आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 139। Which of the following events is not associated with ovulation in human female? निम्नलिखित में से कौन सी घटना महिलाओं में अंडोत्सर्ग से संबंधित नहीं है? अब देखिए, पहले यहाँ पर दिया है संबंधित नहीं है, तो पहले आपको पहचानना है कि संबंधित कौन सी है। इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको करने का क्या तरीका रहता है स्टूडेंट्स, कि यहाँ पर देखिए, आप देखिए नॉट एसोसिएटेड पूछा है इसने, तो हमें तो कौन सी नहीं है, संबंधित नहीं है वो बताना है। तो पहले आप देखिए संबंधित कौन सी है। फर्स्ट, रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte। देखिए सेकेंडरी oocyte रिलीज होती है, तो वही एज ए हम देखते हैं कि ओवुलेशन के टाइम में जो है वो सेकेंडरी oocyte रिलीज हो रही है, तो वो तो एसोसिएटेड है। तो हम यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन को तो कर देंगे क्रॉस, क्योंकि ये तो आंसर होगा नहीं। देन एलएस सर्च, तो एलएस सर्च तो होगा, क्योंकि एलएस सर्च के बिना ओवुलेशन होगा नहीं, तो ये भी एसोसिएटेड है, इसलिए हमने क्रॉस कर दिया। डिक्रीज इन एस्ट्राडायोल, चलिए इस ऑप्शन पर हम आते हैं, पहले फोर्थ देख लेते हैं। फुल डेवलपमेंट ऑफ ग्राफिन फॉलिकल, देखिए जब ग्राफिन फॉलिकल पूरी डेवलप हो जाएगी, उसमें सेकेंडरी oocyte होगी, तो वहीं से तो एग रिलीज होगा, ओवुलेशन होगा। तो यहाँ पर जो है आप फोर्थ ऑप्शन भी चूज नहीं कर सकते। अब बचता कौन सा है फ्रेंड्स, जो कि आंसर है यहाँ पर सी होगा, डिक्रीज इन एस्ट्राडायोल। देखिए एस्ट्राडायोल या फिर एस्ट्रोजन, हम कहते हैं कि एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ना जरूरी है, और एस्ट्रोजन का लेवल जब बढ़ेगा तो आप उसमें देखेंगे कि तभी एलएच सर्ज हो पाएगा, एलएच को पॉजिटिव फीडबैक जा पाएगा, और तभी जो है आप देखेंगे कि वहां पर ओवुलेशन का प्रोसेस हो पाएगा। तो एस्ट्राडायोल का लेवल बढ़ना चाहिए, ना कि कम होना चाहिए, इसलिए आंसर होगा यहाँ पर थर्ड। तो 139 का आंसर होगा थर्ड। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 140 पर। नंबर ऑफ एग्स रिलीज इन द लाइफ टाइम ऑफ अ वुमन इज अप्रोक्सीमेटली, एक महिला के जीवन काल में मुक्त होने वाले अंडों की लगभग संख्या होगी। ये थोड़ा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, इसका मैं आपको जो है वो कंसेप्ट समझा देता हूँ क्या रहेगा। कि इसका जो कंसेप्ट आप ध्यान रखें कि हमें पता है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं कि जो रजो धर्म स्टार्ट हो रहा है, लगभग आप देखते हैं प्यूबर्टी में 12 से 13 साल की एज में स्टार्ट हो जाता है। तो उसमें हम देखें कि जो 12 साल अगर आप मानते हैं, उसमें 12 ईयर मानते हैं, तो 12 साल से लेकर के लगभग आप चलें, उसमें 12 से लेकर के 45 के एज पर मिनोपोज आ जाता है। तो लगभग आप निकालें यहाँ पर कि कितने ईयर्स हो गए, 33 के अप्रोक्स हो गए। और इसको आप मल्टीप्लाई कर लें 12 से, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि एक साल में 12 महीने हो गए, तो अप्रोक्स आप देखेंगे कि 380 से लेकर के 400 तक की वैल्यू वो आएगी। तो आप इसमें वो ऑप्शन चूज करें। तो आप इसमें देखेंगे कि कोई ऑप्शन है जिसमें ऐसा आपको लग रहा है 40, देखिए 40 तो बहुत कम हो गए, 40 होगा नहीं यहाँ पर। उसके बाद में आप देखें 400, सेकंड ऑप्शन करेक्ट लग रहा है। थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन तो बिल्कुल ही नहीं हो सकते, 4000 और 20,000 दिए, तो यहाँ पर आंसर चला जाएगा आपका जो सेकंड आंसर है बी, 400। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। 140 के बाद में 141 क्वेश्चन। मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल इज जनरली प्रेजेंट इन द ओवरी ऑफ ए हेल्दी ह्यूमन फीमेल अराउंड, एक स्वस्थ महिला के अंडाशय में सामान्यतः परिपक्व ग्राफिन पुट्टिका लगभग कब स्थित होती है? तो आप इसमें देखें कि जो ग्राफिन फॉलिकल डेवलप होती है, मतलब फॉलिकुलर फेज की बात कर रहा है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की फेजेस अगर आप याद करें, तो पहली होती है मेंस्ट्रुअल फेज, 3 to 5 डेज की होती है, उसमें मेंस्ट्रुएशन होता है। उसके बाद में 5 से लेकर के आगे आप देखें जो लगभग उसमें होती है, जिसको आप बोल सकते हैं कि, और फिर उस दौरान होती हैं, और फिर ओवुलेशन होता है 14th डे पर, मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल पर,
और उसके बाद में आ जाती है ल्यूटियल फेज आ जाती है आफ्टर 14 डेज। पर ऑन एन एवरेज आपको पता हो तो ओवुलेशन का जो टाइम रहता है, रिस्क पीरियड रहता है, वो जो है वो 10 से 17 दिन के अप्रोक्स रहता है। तो आप इसमें देखें कि 18 से 23 दिन पर पहला ऑप्शन ये तो हो नहीं सकता। फिर बात आती है आर्तव चक्र के 24 से 28 दिन, ये भी नहीं होगा। आर्तव चक्र के 5 से 8 दिन, ये भी नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन देखिए आर्तव चक्र के 11 से 17 दिन, यहाँ पर जो है पॉसिबिलिटी है कि जो है वो ग्राफिन फॉलिकल जो है एकदम फुल्ली मैच्योर्ड आपको मिल जाए। तो इसका आंसर होगा आपके जो फोर्थ ऑप्शन है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो आंसर जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय, प्रसव की जो प्रक्रिया है वो कैसे प्रेरित होगी। तो देखिए जो प्रसव की प्रक्रिया है उसमें आपको पता है कि एक न्यूरो एंडोक्राइनल रिफ्लेक्स होता है वो। तो ए न्यूरो एक्सोक्राइनल मैकेनिज्म, तो एक्सोक्राइन गलत दे दिया यहाँ पर, फर्स्ट हो नहीं सकता। ए फिजियोकेमिकल नहीं, ए कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइनल मैकेनिज्म थर्ड लग रहा है। फोर्थ देखें ए सिंपल न्यूरो एंडोक्राइनल मैकेनिज्म। देखिए सिंपल तो प्रोसेस यहाँ पर आप कैसे कह सकते हैं, प्रोसेस तो कॉम्प्लेक्स ही होगा। तो यहाँ पर आंसर जाएगा आपका जो है सिंपल सा क्वेश्चन है ये, थर्ड आंसर जाएगा एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइनल मैकेनिज्म। नेक्स्ट 143 पर आते हैं हम। मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स ड्यू टू द लैक ऑफ, किसके अनुपस्थिति के कारण आर्तव प्रवाह होता है। तो भाई सिंपल सी बात है कि जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाएगा, अभी तक जो आप देख रहे हैं कि भाई 15 से लेकर के 28 दिन का जो ड्यूरेशन है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उसमें ल्यूटियल फेज बनी हुई है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो अब वहां पर कार्पस ल्यूटियम जो रिग्रेस होना स्टार्ट हो जाएगी, देन वो कार्पस एल्बिकन्स में कन्वर्ट होगी और धीरे धीरे ब्लड प्रोजेस्टेरोन लेवल डिक्रीज होता चला जाएगा। जैसे ब्लड प्रोजेस्टेरोन लेवल डिक्रीज होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल नया स्टार्ट होने लग जाएगा और नया मेंस्ट्रुअल साइकिल मेंस्ट्रुएशन से स्टार्ट होगा। और वो रीजन होता है कि अब एंडोमेट्रियम जाकर के वापस से डीजनरेट होना स्टार्ट होगी, वहां पर प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज हो जाता है। तो इसलिए ये बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है और कई बार पेपर में पूछा जा चुका है और बहुत से स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं इसमें, तो ध्यान रखें इसका आंसर होगा प्रोजेस्टेरोन। 143 के बाद में हम चलते हैं आगे 144 पर। तो देखिए 144 बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन, एनसीईआरटी डायग्राम बेस्ड है, तो इसमें मुझे आपको बताने की कुछ ज्यादा जरूरत है नहीं। तो इसमें आपसे पूछा है कि विच इज करेक्ट फॉर ए एंड बी, ए और बी को पहचानना है। एनसीईआरटी पढ़ें आप, एनसीईआरटी से अच्छे से डायग्राम्स को पढ़ें। तो इसमें आपका जो आंसर बैठ जाएगा वो थर्ड बैठ जाएगा कि यहाँ पर जो है थर्ड आंसर आप देखें कि लेक्टिफेरस डक्ट है ए, और बी जो है मेमोरी डक्ट है। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड है, आप इजीली कर सकते हैं इसे। नेक्स्ट 145 मैमेलियन स्पर्म्स एक्वायर कैपेसिटेशन इन विच पार्ट, स्तनधारी शुक्राणु किस भाग में योग्यता अर्जित करता है। योग्यता अर्जन कैपेसिटेशन का मतलब आपको पता होगा कि जो स्पर्म है वो अपने आप को कैपेबल बनाता है ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए, शुक्राणु जो है वो अंडाणु को निषेचित करने के लिए योग्यता प्राप्त करता है, और ये मेनली फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, मादा जनन पथ में होता है। तो सिंपल सा इसमें दिख रहा है आपका आंसर थर्ड चला जाएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। तो 145 का आंसर होगा 3। देन 146, ये आपको ध्यान से पढ़ना है। लोकोमोशन एंड मूवमेंट का जो है मसल्स वाले टॉपिक का एक क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है कि गलत स्टेटमेंट कौन सा है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। गलत असत्य कथन का चयन कीजिए। पहला, ईच एक्टिन फिलामेंट इज मेड अप ऑफ 2 ग्लोबुलर एक्टिन, जो कि बिल्कुल गलत है। ग्लोबुलर एक्टिन का नहीं बना होता है एक्टिन फिलामेंट। देन बी, ईच जी एक्टिन इज पॉलीमर ऑफ एफ एक्टिन, नहीं, देखिए जी भी जो है वो एफ एक्टिन का पॉलीमर नहीं है, ये भी आप अच्छे से जानते हैं। देन 3, थर्ड ऑप्शन, थर्ड पॉइंट है, 2 फिलामेंट्स ऑफ ट्रोपोनिन आल्सो रन्स क्लोज टू द एफ एक्टिन थ्रू आउट इट्स लेंथ, नहीं, ये भी बिल्कुल गलत है कि 2 ट्रोपोनिन तंतु जो है एफ एक्टिन की पूरी लंबाई के साथ उपस्थित होते हैं। तो भाई मुझे पहले 3 ऑप्शन यहाँ पर गलत लग रहे हैं। इसके बाद में कहता है
विश्राम अवस्था में ट्रोपोनिन की उपिकाई एक्टिन तंतु पर उपस्थित मायोसिन हेतु सक्रिय बंधन स्तरों को ढकती है। ये बात बिल्कुल सही है। इन द रेस्टिंग स्टेट ए सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन मेक्स द मास्क द एक्टिन बाइंडिंग साइट्स फॉर मायोसिन ऑन द एक्टिन फिलामेंट। बिल्कुल सही है, वो क्लोज करके रखेगी, तभी तो आगे जाकर के हम देखते हैं कि क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा और मसल कॉन्ट्रैक्शन की मैकेनिज्म स्टार्ट नहीं हो पाएगी। तो फोर्थ पॉइंट यहाँ पर सही है, बट पहले 3 गलत हैं। यहाँ पर आंसर आप ऑप्शन बैठ रहा है आपका फर्स्ट बैठ जाएगा यहाँ पर। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपको चूज करना है, ए बी एंड सी। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 147 पर। इफ ओवरीज ऑफ ए प्रेग्नेंट वुमन आर रिमूव्ड इन 4th month ऑफ प्रेगनेंसी देन। बड़ा सिंपल सा इसने आपको हिंट दे दिया है कि यदि एक गर्भवती महिला के अंडाशय गर्भावस्था के 4थे महीने में हटा दिए जाएं तब क्या होगा। भाई 4थे महीने में हटा दिया है तो जाहिर सी बात है, अब प्लेसेंटा बन चुका है और ओवरी के जो कार्पस ल्यूटियम है वहां से जो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज हो रहा था, अब उसको आपने हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्लेसेंटा अपने तरफ से प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करने लग जाएगा, तो वहां पर जो है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट प्रॉपर नॉर्मल वे से चलता रहेगा, तो यहाँ पर कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप नहीं होगी। तो देखें फर्स्ट ऑप्शन, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो बिकम्स अबनॉर्मल, भ्रूण का परिवर्तन असामान्य होगा, गलत है, नॉर्मल चलेगा। अबॉर्शन अकर्स आफ्टर सम टाइम्स, कुछ समय पश्चात गर्भपात हो जाएगा, नहीं, क्योंकि अब प्लेसेंटा मेंटेन कर लेगा प्रोजेस्टेरॉन। एम्ब्रियो डेवलप्स नॉर्मल टिल द बर्थ, बिल्कुल सही। अब जन्म तक जो है वो सामान्य रूप से परिवर्तित होता रहेगा, नन ऑफ दीज। तो इसमें आंसर जाएगा आपका थर्ड। देखिए ये कंसेप्ट आपको समझ में आएगा तभी आप कर पाएंगे कि भाई 2.5 से 3 महीने के ड्यूरेशन में अब प्लेसेंटा प्रॉपर डेवलप हो चुका है, तो अब प्लेसेंटा के थ्रू जो है वो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होना चालू हो जाएगा। अगर उससे पहले हटाते, बिफोर 2 मंथ हटा देते, तब दिक्कत आती, तब अबॉर्शन हो सकता था वहां पर। बट अब चौथे पांचवें या सो ऑन अब आगे चलते जाए तो अब जो है वो प्लेसेंटा के थ्रू प्रोजेस्टेरॉन को मेंटेन किया जा रहा है। तो आंसर होगा 147 का 3। 148 पर चलें। हाउ मैनी एग्स were released by the ovary of a human female which had given birth to identical twins। देखिए आइडेंटिकल ट्विंस मतलब मोनोजाइगोटिक ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस को आप एक और नाम से जान सकते हैं, वो होता है मोनोजाइगोटिक ट्विंस। तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस का मतलब क्या हुआ, जो कि एक ही जाइगोट से डेवलप हो। एक महिला जो अभिन्न यमजों को जन्म देती है, मतलब मोनोजाइगोटिक ट्विंस को आइडेंटिकल एक दूसरे के समान है, उनका ना तो जेनेटिक कॉम्बिनेशन अलग है ना वो मॉर्फोलॉजिकली डिफर है, तो उसके अंडाशय से कितने अंडे मुक्त होंगे। तो देखिए एक ही अंडा मुक्त हुआ होगा, केवल एक ही एग रिलीज हुआ होगा, क्योंकि आगे जाकर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्लीवेज वो सेपरेट हुए और सेपरेट होने के बाद में उनका अलग अलग डेवलपमेंट हुआ। बट वो बने किससे, सिर्फ एक जाइगोट से बने। तो यहाँ पर वो एक ही एग रिलीज करेगी, तो आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट। 148 का आंसर जाएगा फर्स्ट। सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर यहाँ पर वो बोल देता है कि आइडेंटिकल ट्विंस नहीं है, डाइजाइगोटिक ट्विंस होते, तो 2 जाइगोट और 2 जाइगोट मतलब 2 एग रिलीज हुए होंगे। 149 पर चले। स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एंड्स व्हेन। ये पूछ रहा है कि जो हमारी कंकाली पेशियां हैं उनमें संकुचन समाप्त कब होगा, कौन सा ऐसा प्रोसेस किया जाए कि भाई कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो जाए। फर्स्ट, आयंस मूव्स आउट ऑफ साइटोप्लाज्म। भाई आयंस इन द सेंस ये कैल्शियम की बात कर रहा है, क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम ही इंपॉर्टेंट है। तो कोशिका द्रव्य से बाहर आ जाते हैं, भाई बाहर आएगा। अच्छा, कोशिका द्रव्य से बाहर आ जाना, तो ऐसा तो कोई ऐसा प्रोसेस नहीं होगा। बी, एसिटाइल कोलिन एब्जॉर्ब फ्रॉम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। नहीं, एसिटाइल कोलिन एब्जॉर्ब नहीं होता, उसका मेटाबॉलिज्म चलता है और वो जो है उसका पूरा मेटाबॉलिज्म अलग प्रोसेस होता है, तो उसके लिए एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, वो एब्जॉर्ब नहीं होता है, तो बी ऑप्शन भी नहीं होगा। थर्ड, क्लोजर एंड इंटरविंग ऑफ रिसेप्टर्स। ग्राही बंद होते हैं, वो अंदर जाते हैं। भाई ग्राही का अब यहाँ पर रोल नहीं है। मसल कॉन्ट्रैक्शन कब एंड होगा, जब जो क्रॉस ब्रिज है, एक्टिन और मायोसिन का जो क्रॉस ब्रिज है वो टूटना जरूरी है। और वो कब टूटेगा, जब वहां पर से मास्किंग वापस से आ जाएगी। और मास्किंग तब वापस से आएगी जब प्रोपोनिन सी से कैल्शियम सेपरेट हो जाएगा। और आप देख रहे हैं फोर्थ ऑप्शन ऐसा लग रहा है हमें, डिक्रीज कैल्शियम आउटसाइड रेटिकुलम। रेटिकुलम मींस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि कैल्शियम आयंस को स्टोर करती है। अब जो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम
कौन दे रहा है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिलीज कर रही है कैल्शियम, वो वापस से चले जाएंगे। मतलब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सराउंडिंग में जो भी साइटोप्लाज्म है वहां पर कैल्शियम आयंस कम हो गए, उस वजह से जो है वो मास्किंग वापस से आ जाएगी, एक्टिन मायोसिन क्रॉस ब्रिज वापस से बन जाएगा और वहां पर मसल कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस एंड हो जाएगा। तो इसका आंसर जाएगा आपके फोर्थ, क्योंकि यहाँ पर कैल्शियम आयन वापस से भेज दिए जाएंगे। तो 149 का फोर्थ होगा। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ लोकोमोशन, निम्नलिखित में से कौन सा चलन का कार्य नहीं है। देखिए चलन, गमन या लोकोमोशन का मतलब क्या होता है, हम ऐसी गति कर रहे हैं जिसमें हमारा स्थान परिवर्तित हो रहा है, हम हमारी पोजीशन को चेंज कर पा रहे हैं। तो इसमें तो क्या बोल रहा है, भोजन प्राप्ति टू प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड, भाई फूड को लेने के लिए तो हमें जाना ही पड़ेगा, अपना स्थान बदलना पड़ेगा। जानवर भी शिकार करते हैं या फिर जो शाकाहारी जो हर्बीवोरस होते हैं वो प्लांट्स को जब ईट करते हैं, हर्ब्स को खाते हैं, तब वो अपने पोजीशन को चेंज करते हैं, मतलब लोकोमोशन कर रहे हैं। तो पहला तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें पूछा है नॉट ए फंक्शन। सेकंड फाइंडिंग मेट, भाई साथी की तलाश में मूवमेंट करनी पड़ेगी, लोकोमोशन करना पड़ेगा। थर्ड पेरिस्टॉल्सिस मूवमेंट, देखिए क्रमांकुचनी गति में हम कह रहे हैं कि भाई क्रमांकुचन हो रहा है, वो एक ही पूरी बॉडी में ही हो रहा है, तो वहां पर कोई पोजीशन चेंज नहीं हुई है। फिर आश्रय के निर्माण और खोज हेतु, भाई बारिश होगी, धूप होगी, सर्दी होगी, तो जानवर को जो है वो शेल्टर लेना पड़ेगा, तो वो छुपेगा, अपना घर बनाएगा, आवास बनाएगा, तो उसमें तो उसको लोकोमोशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आंसर चला जाएगा आपके थर्ड, क्योंकि यहाँ पर पेरिस्टॉल्टिक मूवमेंट में जो है वो लोकोमोशन का कोई फंक्शन नहीं है। 150 का होगा थर्ड। देन 151 जो है उस पर हम आते हैं, और यहाँ पर एड्रिनल ग्लैंड का डायग्राम दिया हुआ है, और एनसीईआरटी इससे आप अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। इसमें फर्स्ट जो है पार्ट, बाहर वाला पार्ट एड्रिनल कॉर्टेक्स का है, और जो बी पार्ट है वो मेडुला शो कर रहा है। तो आपको यही बताना है कि गलत विकल्प को चूज करना है। तो इसमें आंसर देखें, हम देखें बी सिक्रेट हार्मोन ऑफ फाइट और फ्लाइट, तो बी एड्रिनल मेडुला है, बिल्कुल सिक्रेट करेगी। तो भाई ये तो हो गया हमारी नजर में ऑप्शन सही, मतलब हमें गलत पहचानना है, ये तो राइट है। फिर बी ऑप्शन, मतलब ए जो पार्ट है, मतलब एड्रिनल कॉर्टेक्स सिक्रीशन डिक्रीजेस हार्ट रेट, हार्ट रेट को कम करेगा। तो भाई कम कैसे करेगा इसमें, ये हम देखते हैं भाई आगे। फिर सी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी सिक्रेट इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल। हाँ भाई, एड्रिनल मेडुला के तो हार्मोन, क्योंकि इमरजेंसी कंडीशन में हमें ब्लड शुगर लेवल की रिक्वायरमेंट होती है हाई, तो वो तो सही है। और कॉर्टेक्स से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज हो रहे हैं, तो वो भी बढ़ाएंगे, ये बात सही है। फोर्थ ऑप्शन ए, मतलब कॉर्टेक्स सिक्रीशन रेगुलेट्स वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, बिल्कुल सही है, एल्डोस्टेरॉन रिलीज हो रहा है। तो भाई पहले जो हमने टिक लगाए वो तो सही हो गए। अब बी ऑप्शन बचता है जो कि गलत हो जाएगा आपके, कि जो ए है वो हार्ट रेट को डिक्रीज करता है। तो यहाँ पर जो है उसका कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए आंसर चला जाएगा, गलत पहचानना था हमें, इसलिए आंसर हो जाएगा बी। 152 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच, निम्नलिखित में से कौन सा गलत मिलान है। पहला थायरोक्सिन आयोडीनेटेड टायरोसिन, अब यहाँ पर आपको केमिकल नेचर बताना है, तो भाई पहला तो हो गया सही यहाँ पर, कि जो थायरोक्सिन है वो आयोडीनेटेड टायरोसिन है, बिल्कुल सही है ये तो। फिर एल्डोस्टेरॉन ए पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, तो देखिए एल्डोस्टेरॉन इज नॉट ए पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, इट इज ए स्टेरॉयडल हार्मोन, वो एक स्टेरॉइड का बना है, एड्रिनल कॉर्टेक्स रिलीज हो रहा है, तो ये बिल्कुल ही गलत बता रहा है ये। यहाँ पर आपको इनकरेक्ट मैच ही बताना है। चलिए हम पहले अगले दो ऑप्शन भी देखें। ईस्ट्रोजन एंड स्टेरॉयडल हार्मोन बिल्कुल सही है, और थायरोट्रोपिन, तो ये भी जो है बिल्कुल ग्लाइकोप्रोटीन का ही बना है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा जो कि बी ऑप्शन है, एल्डोस्टेरॉन, जो कि एक स्टेरॉयडल हार्मोन है, ना कि पॉलीपेप्टाइड। आंसर शुड बी बी। नेक्स्ट हम चलते हैं 153 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट मैच स्टेटमेंट अबाउट द नॉन आयोडाइज्ड हार्मोन सिक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड। ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहली बात तो ये कह रहा है कि आयोडीन का बना हुआ नहीं होना चाहिए, तो सबसे पहले हम अंडरलाइन किस चीज को करेंगे, नॉन आयोडाइज्ड, कि जो चीज आयोडीन से नहीं बनी है। भाई अगर आपको ध्यान हो तो थायराइड ग्लैंड से जो दो हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, तो थायरोक्सिन T3 T4
जो कि आयोडीन से बने हैं, जबकि एक नॉन आयोडाइज पूछा है, वो पूछा है यहाँ पर मैं लिखूं तो वो होगा TCT, थायरोकैल्सिटोनिन। और इसमें पूछा है करेक्ट बताना है आपको। तो पहला देखें, इट इज सिक्रेटेड बाय पैराफोलिकुलर सेल्स। तो भाई ये पैराफोलिकुलर सेल्स से रिलीज होता है, फॉलिकल्स के बाहर जो स्पेस होता है वहां पैराफोलिकुलर सेल्स मिलती हैं, थायराइड ग्लैंड में, वहां से रिलीज होता है। एब्सोल्युटली करेक्ट। And then second option, it is secreted in response to हाइपरकैल्सीमिया। हाइपरकैल्सीमिया का मतलब क्या हुआ, ब्लड कैल्शियम लेवल का इंक्रीज हो जाना। तो ये बात भी होगी आपकी बिल्कुल सही, क्योंकि क्यूटीएच ने क्या किया, पैराथॉर्मोन ने ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ाया, तो उसका एंटागोनिस्टिक, अभी हम बात कर रहे थे टीसीटी या कैल्सिटोनिन, वो कम कर देगा, तो इसको रिलीज होना पड़ेगा, बिल्कुल सही। इट इज एंटागोनिस्टिक टू पीटीएच, बिल्कुल सही, यह पीटीएच का विरोधी हार्मोन है। तो भाई मुझे तो सारे ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट लग रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर फोर्थ, ऑल ऑफ दीज। यहाँ पर आपको ये चीज जो है पहचाननी थी कि थायराइड ग्लैंड से रिलीज हो, और वो होना क्या चाहिए, नॉन आयोडिनेटेड होना चाहिए, और वो है टीसीटी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 153 के बाद में 154। Which of the following is incorrect about IDDM? What is the full form of IDDM? That is insulin dependent diabetes mellitus। जो ऐसी डायबिटीज जो कि इंसुलिन पर निर्भर करती हो, इंसुलिन की कमी से। देखिए डायबिटीज कब होती है, डायबिटीज होती है जब ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, इंसुलिन हार्मोन का रोल होता है, इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल को कम कर रहा है, और डायबिटीज में ब्लड शुगर लेवल जो है आपको पता है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पर ब्लड शुगर लेवल कब बढ़ेगा, जब इंसुलिन की कमी हो जाएगी। तो यहाँ पर तो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस के बारे में तो हमें पता चल गया, अब आपको गलत बताना है। देखें अब फर्स्ट ऑप्शन, इट कॉमनली डेवलप इन यंगर पीपल। तो ये यंगर पीपल में डेवलप होता है, इसका जो है हम देख सकते हैं कि बिल्कुल हो सकता है, ये इंसुलिन की कमी से हो सकता है। इट इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, बिल्कुल ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, क्योंकि इंसुलिन डिपेंडेंट है। मतलब जो आप देखेंगे कि जो पैनक्रियास की जो बीटा सेल्स होती हैं या बी सेल्स होती हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं ऑटो इम्यूनिटी की वजह से, उस वजह से इंसुलिन की कमी हो गई, मतलब इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज हो गई वो। पहला ऑप्शन सही है, सॉरी बी सही हो गया यहाँ पे। इट रिजल्ट इन डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, अभी बात कर रहे थे कि इंसुलिन डिपेंडेंट है, तो इंसुलिन की डेफिशिएंसी से जो है वो कम होगा, ये डेवलप होगा। इट इज ड्यू टू, फोर्थ ऑप्शन क्या कहता है, इट इज ड्यू टू लेस सेंसिटिविटी ऑफ टारगेट सेल्स टू इंसुलिन। नहीं, देखिए टारगेट सेल्स जो इंसुलिन की, उनकी जो है सेंसिटिविटी कम हो जाएगी, तो वो नॉन डिपेंडेंट हो जाएगा, तो इंसुलिन पर वो डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि बीटा सेल्स तो क्या कर रही होंगी, तब बीटा सेल्स इंसुलिन प्रोड्यूस कर रही होंगी, और इंसुलिन बन रहा है, बट वो सेल्स पर जाकर के अपना एक्ट नहीं कर पा रहा है, तो वहां पर सेल्स की जो है वो हम देखते हैं कि जो सेंसिटिविटी है वो कम हो जाती है, बट वो इसमें नहीं होता है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज में नहीं होगा ऐसा। तो इसका आंसर होगा यहाँ पर फोर्थ, इसमें हमें इनकरेक्ट ही पहचानना था। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको पहले ये समझ में आना चाहिए कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस होता क्या है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 155। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ इंसुलिन? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य इंसुलिन का नहीं है? भाई पहले तो है कौन सा, अभी हम पीछे बात कर रहे थे कि इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल को कम कर देता है। अब कम कैसे कैसे कर सकता है, तो पहला ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग चेक करें, इंक्रीजेस ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस को बढ़ाना। देखिए ग्लाइकोजेनेसिस को बढ़ाएगा, मतलब ग्लाइकोजन कैसे बनेगा, ग्लूकोज का बहुलक है, तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना मतलब ब्लड शुगर लेवल को कम कर दिया, तो भाई ये तो काम है इंसुलिन का, इसलिए हमने इसको तो सेलेक्ट कर लिया। सेकंड ऑप्शन कहता है इंक्रीजेस ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब क्या हुआ, ग्लाइकोजन का टूटना, और ग्लाइकोजन टूटेगा किसमें, ग्लूकोज में, तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस करेगा तो ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा, और ये काम इंसुलिन का नहीं हो सकता, वो तो ग्लूकागॉन का हुआ। तो मुझे यहाँ पर सेकंड लग रहा है, बट हम तीसरे और चौथे ऑप्शन में भी चलते हैं। प्रमोट्स ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज एंड कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन इन मसल्स एज वेल एज इन लीवर सेल्स। सही है कि भाई ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करके मतलब ग्लूकोज को यूटिलाइज कर दिया, CO2 और O2 में तोड़ दिया, CO2 और H2 में तोड़ दिया,
प्लस पेशी और यकृत में जाकर के ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में बढ़ाना। मतलब क्या कर रहा है ये, फर्स्ट ऑप्शन की बात कर रहा है, तो थर्ड तो सही हो गया। फिर हम देखें उसके बाद में यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन, एनहांसेस सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज बाय बाय हेपेटोसाइट्स एंड एडिपोसाइट्स। बिल्कुल, सेल्स जो हैं उसमें जो ब्लड स्ट्रीम है मेन, उससे ग्लूकोज को कहाँ भेज देगा, सेल्स के अंदर। तो जो ब्लड शुगर लेवल है, ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो क्या हो जाएगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज हो जाएगा यहाँ पर। इसलिए ये बात भी सही है, और ये सारी बातें आप ध्यान देंगे तो एनसीईआरटी की ही लाइन टू लाइन एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पेपर बनाया हुआ है। तो ध्यान रखें इंसुलिन का क्या फंक्शन है, और यहाँ पर पूछा है कि कौन सा फंक्शन नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके आंसर नंबर सेकंड कि वो ग्लाइकोजिनोलाइसिस नहीं करता। नेक्स्ट, मेलाटोनिन इन्फ्लुएंसेस। जो मेलाटोनिन है वो किसको प्रभावित करता है, तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि मेलाटोनिन करता क्या है। तो मेलाटोनिन जो है उसका फंक्शन आपको पता है कि ये पीनियल ग्लैंड से रिलीज होता है पहली बात तो जो ब्रेन की जो पीनियल ग्लैंड है वहां से रिलीज हो रहा है। और डायरनल रिदम, क्योंकि हम इसको बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं, डायरनल रिदम को कंट्रोल करेगा। फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करता है, बिल्कुल सही। डिफेंस कैपेसिटी को भी ये कंट्रोल करता है, बिल्कुल। और ये सारे के सारे ऑप्शन जो हैं वो सही हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ। तो अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की ही लाइन से लिया गया है, तो ध्यान रखें 156 का आंसर फोर्थ हो जाएगा। नाउ प्रोलैक्टिन 157 पर चले हम। प्रोलैक्टिन एक्टिवेट्स, प्रोलैक्टिन किसे सक्रिय करता है। पहला, ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट एंड सिक्रीशन ऑफ मिल्क इन मेमोरी ग्लैंड। सही बात है कि भाई ब्रेस्ट के ग्रोथ को और जो है वो मिल्क सिक्रीशन को प्रेरित करेगा। उसके बाद में सेकंड ऑप्शन, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल, तो भाई प्रोलैक्टिन का मेल में कोई फंक्शन नहीं है। मेलेटोनिन सिक्रीशन से कोई रिलेशन नहीं है, और एस्ट्रोजन सिक्रीशन से भी रिलेटेड नहीं है, तो सीधा सीधा आंसर दिया फर्स्ट, तो इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है हमें। नेक्स्ट 158, if X is a hormone which controls the carbohydrate metabolism in the body and Y is a hormone which controls the secretion of X, then X and Y are। सिंपल सा क्वेश्चन है कि यदि एक हार्मोन X है जो कि हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट उपापचय को नियंत्रित कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट उपापचय नियंत्रित मतलब सीधा सीधा आपको माइंड में लाना चाहिए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। और ये कहाँ से रिलीज होंगे, ये होंगे एड्रिनल कॉर्टेक्स से। तो अब पहली बात तो हमें पता चल गया कि कौन सा होना चाहिए, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होना चाहिए। और एड्रिनल कॉर्टेक्स पर काम करने वाला दूसरा हार्मोन कौन सा होगा, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, तो ACTH हो जाएगा। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन चला जाएगा। आप देखें 158 का आंसर हो जाएगा थर्ड। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो मेनली आपको याद रखना है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड हार्मोन्स या तो पेनक्रियास से रिलीज होते हैं या फिर जो है वो कहाँ से रिलीज होंगे, आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स से। नाउ 159 एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में क्वेश्चन दिया है, अच्छा क्वेश्चन है। एक्स रिलीज, एक स्ट्रक्चर है एक्स, वो GnRH के इन्फ्लुएंस में रिलीज कर रहा है, एक्ट कर रहा है वाई पर। तो देखिए सबसे पहले तो एक हमें चीज पता चली कि एक्स एक स्ट्रक्चर होगी, वाई भी एक स्ट्रक्चर है, और जेड भी एक स्ट्रक्चर है। GnRH के इफेक्ट में रिलीज हुआ। GnRH का काम क्या है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और गोनाडोट्रोपिन कहाँ पर मिलते हैं, वो एंटीरियर पिट्यूटरी में होते हैं। तो एंटीरियर पिट्यूटरी में होंगे, मतलब ये जो वाई वाला पार्ट है वो तो हुआ पिट्यूटरी। GnRH रिलीज कहाँ से हुआ, हाइपोथैलेमस से हुआ। तो भाई मुझे तो यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है हाइपोथैलेमस, देन एड्रिनल दे दिया तो मैं इसको कट कर दूंगा। सी ऑप्शन में हाइपोथैलेमस दिया है, देन पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। उसके बाद में LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और उसी का ही मेल में नाम होता है ICSH। तो LH का एक और नाम आपको पता हो तो वो क्या होता है, ICSH इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो वो टेस्टिस और ओवरी में काम करेगा। तो यहाँ पर एंटीरियर पिट्यूटरी ने LH रिलीज किया, और LH से आगे वो ओवरी और टेस्टिस में गया। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा सिंपल सा थर्ड ऑप्शन। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप एक एक दो दो ऑप्शंस में जो गलत मैच हो रहा है वहां पर भी समय बचाने के लिए ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, ग्राफिन फॉलिकल्स gets converted into dash dash after ovulation under the effect of dash dash।
बड़ा ही सिंपल सा है कि ग्राफिन फॉलिकल अंडोत्सर्ग के पश्चात निम्न में परिवर्तित हो जाती है। तो भाई हमें पता है कि ओवुलेशन के बाद में वो कार्पस ल्यूटेम में बदल जाती है। और किसके प्रभाव में होता है वो ऐसा, तो अंडोत्सर्ग किसके प्रभाव में होता है, तो एलएच के प्रभाव में होता है। तो 160 का आंसर बड़ा ही सिंपल सा है और यहाँ पर चला जाएगा सेकंड ऑप्शन। जीएनआरएच नहीं करना है आपको, जीएनआरएच से एलएच रिलीज करवाया जाएगा और एलएच सर्च की वजह से ओवुलेशन होगा। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सेकंड। नेक्स्ट, P is a small round radius structure located on the dorsal side of forebrain। भाई फोरब्रेन के डोर्सल साइड की बात कर रहा है, ये हमारा डोर्सल साइड होता है। तो फोरब्रेन के डोर्सल साइड में तो एक ही ग्लैंड है, वो है पीनियल ग्लैंड। इट कंटेन्स ए स्टार्क एंड रिलीज ए हार्मोन क्यू व्हिच कंट्रोल्स डायर्नल रिदम। अभी आया था, मेलाटोनिन की बात कर रहा है। तो पी तो हो गई पीनियल ग्लैंड और क्यू क्या हो गया, मेलाटोनिन हो गया। तो यहाँ पर देखिए आप, बैठ जाएगा आपका आंसर पीनियल। और बहुत ही केयरफुली आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पर मेलेनिन दिया है। मेलेनिन इज नॉट ए हार्मोन, इट इज ए पिगमेंट। तो ये तो क्या होता है, पिगमेंट होता है। तो बहुत से बच्चों ने शायद सेकंड ऑप्शन किया होगा बट वो गलत हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन पर नहीं जाना। देखिए थर्ड ऑप्शन, पिनियल ग्लैंड एंड मेलाटोनिन। मेलाटोनिन इज द हार्मोन और ये एग्जैक्ट आंसर जाएगा आपका, थर्ड आंसर। चलें 162, which of the following can be included under heterocrine gland। heterocrine means mixed gland हो गई। तो यहाँ पर देखिए थायराइड और पैराथायराइड जो है वो तो एंडोक्राइन हो गई, गलत हो गया। पिनियल भी एक एंडोक्राइन है, थाइमस भी एक एंडोक्राइन है। गोनाड्स एंड जो पेनक्रियाज है वो हेटेरोक्राइन होते हैं। तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा यहाँ पर थर्ड। ऐसे क्वेश्चंस को बिना कोई गलती के जल्दी से हमें टिक कर देना चाहिए। तो देखिए 163 क्वेश्चन क्या कहता है, एड्रिनल विरलिज्म रिजल्ट्स ड्यू टू। एड्रिनल विरलिज्म किस कारण से होता है, भाई सिंपल सी बात है, हमें पता है कि ये जो सेक्स कॉर्टिकॉइड्स होते हैं एड्रिनल ग्लैंड के, उसका जो है उसमें हम देखते हैं कि अतिस्राव होता है, उसमें एक्सेस जो हम कहते हैं कि जो सिक्रीशन हो रहा है उसमें, उसकी वजह से ऐसा होता है। तो आंसर यहाँ पर सिंपल सा है, चला जाएगा आपके पास में सेकंड। तो एक्सेस सिक्रीशन ऑफ जो सेक्स कॉर्टिकॉइड्स है उसकी वजह से ऐसा होगा। 164 पर आए, द टू सेल्स ऑफ द बॉडी विच शो स्यूडोपोडियल मूवमेंट्स आर। भाई सिंपल सी बात है, स्यूडोपोडियल मूवमेंट कौन शो करेंगी, जो कि हम देखते हैं कि जो फैगोसाइटिक नेचर शो करती हैं। और फैगोसाइटिक नेचर यहाँ पर आपको पता है डब्ल्यूबीसी और मैक्रोफेजेस जो है वो शो करेंगे। तो आंसर हो जाएगा इसका सेकंड। तो 162 के बाद में 164 के बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एच जोन इज द स्केलेटन मसल फाइबर इज ड्यू टू। भाई एच जोन किसकी वजह से, हम कहते हैं एच जोन कौन सा ऐसा पार्ट है जहां पर हम कहते हैं कि कौन सी चीज नहीं होगी। तो एच जोन जो है उसमें हम कह रहे हैं कि जो आप कहते हो कि जो ए बैंड है उसमें मायोसिन का जो है मायोसिन तक जो है उसका जो है वो एक्सटेंशन है। और उसमें आप देखेंगे ऐसा ऑप्शन आपको चूज करना पड़ेगा। तो अगर मैं चूज करूं यहाँ पर ऑप्शन, तो आंसर जा रहा है इसमें थर्ड, द सेंट्रल गैप बिटवीन एक्टिन फिलामेंट्स। अब वहां पर मायोसिन तो है, आप देखें अगर डायग्राम हम बना करके देखें उसमें, तो वहां पर मायोसिन तो है बट एक्टिन नहीं आ पाया है। तो यहाँ पर आप देखें कि ये मायोसिन अगर मैं बना देता हूँ उधर, इस टाइप से मायोसिन हमने बना दिया और ये एक्टिन हो गया। तो ये एक्टिन आ गया। तो अब हमारे पास में ये अगर मैं डॉटेड लाइन बना देता हूँ, तो ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है वो कौन सा हो जाएगा, वो एच जोन हो जाएगा। तो ये एच जोन हो जाएगा जहाँ पर एक्टिन फिलामेंट्स का जो है वो एक्सटेंशन नहीं है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर थर्ड, कि एच जोन किसकी वजह से होता है, तो वहां पर एक्टिन फिलामेंट्स नहीं आएंगे उस वजह से। नेक्स्ट चलते हैं 166 की तरफ। द हैवी मीरोमायोसिन, द हैवी मीरोमायोसिन component example, the head and short arms projects outward at regular distance and angle from each other from the surface of a polymerized myosin filament and is known as। हिंदी में क्या कहता है ये, भारी मीरोमायोसिन घटक
बहुलीकृत मायोसिन तंतु का शीर्ष होता है, ठीक है, तथा सतह पर एक छोटी भुजा नियमित अंतराल तथा कोण पर बाहर की ओर निकली रहती है। तो ये क्या कहलाती है भाई? डायग्राम में आपको पता है इस टाइप से जो है वो उसकी स्ट्रक्चर होती है, और यहाँ पर ये जो क्रॉस आर्म है इसकी बात कर रहा है, तो आप एनसीईआरटी में देखिएगा डायग्राम, तो ये पार्ट कौन सा कहलाता है? ये क्रॉस आर्म होता है। आंसर देखें हम 166 का जाना चाहिए। क्रॉस जो आर्म है, आंसर हो जाएगा इसका 4। तो क्रॉस ब्रिज नहीं कर देना है, बहुत से स्टूडेंट क्रॉस ब्रिज भी कर देंगे, तो वो तो एक्टिन और मायोसिन के साथ में जुड़ने से होगा। नेक्स्ट 167, ईडीटी इंजेक्टेड इनटू मसल्स कंबाइंड्स विद कैल्शियम एंड, देखिए ईडीटी आपको पता है कि ये जो है वो क्या करेगा, कैल्शियम के साथ में कंबाइंड हो जाएगा। मसल कॉन्ट्रेक्शन के लिए क्या चाहिए हमें? कैल्शियम चाहिए। तो यहाँ पर आपको ब्लड कैल्शियम लेवल एकदम से जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। कैल्शियम लेवल डिक्रीज हो गया मतलब वहां पर मसल कॉन्ट्रेक्शन बंद हो जाएगा, तो स्टॉप कॉन्ट्रेक्शन। आंसर चला जाएगा यहाँ पर फर्स्ट, स्टॉप कॉन्ट्रेक्शन। स्लो डाउन नहीं, कॉन्ट्रेक्शन स्टॉप हो गया वहां पर। क्वेश्चन नंबर 168 बहुत ही इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस हेल्प्स इन मसल कॉन्ट्रेक्शन? तो मसल कॉन्ट्रेक्शन में कौन से हेल्प करेंगे? सिंपल सी बात है, कैल्शियम और मैग्नीशियम का रोल होता है। ये हम 11th क्लास से पढ़ते आते हैं, जब हम बायोमोलिक्यूल पढ़ते हैं उसमें भी पढ़ते हैं। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम का रोल इसमें रहता है, तो आंसर हो जाएगा इसका 4th। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट? गलत पहचानिए इसमें पेयर को। ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट्स यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ, सही है। ACTH stimulates release of adrenaline from adrenal medulla, भाई एड्रिनल मेड्यूला से नहीं, क्योंकि कॉर्टेक्स पर। ACTH का पूरा नाम पता है आपको? एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है। तो ACTH जब दे दिया तो वो मेडुला पर काम कैसे करेगा? तो ये तो हो गया गलत। इंसुलिन स्टिमुलेट्स ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन इनटू द लीवर, ये भी गलत है। ग्लाइकोजन टूटेगा ग्लूकोज में, तो ग्लूकोज में तो क्या होगा? ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा। यहाँ पर ब्लड शुगर लेवल बढ़ाना थोड़ी है इंसुलिन को, तो ये भी गलत हो गया। थायरोक्सिन स्टिमुलेट्स मेटाबॉलिक प्रोसेस, ये सही है, मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है। तो बी और सी यहाँ पर जो है वो रॉन्ग हो गया, इसलिए आंसर चला जाएगा आपका सेकंड। नेक्स्ट 170 पर चलें। इन ए 25-year-old woman with normal physiological following hormones analysis done, तो एक 25 साल की फीमेल है जिसमें नॉर्मल फिजियोलॉजी में ब्लड एनालिसिस किया गया, हार्मोन एनालिसिस किया गया, उसमें क्या क्या चीजें उन्हें मिली डॉक्टर्स को? प्रोलैक्टिन इंक्रीज है, ठीक है, मतलब मेमोरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट है, वहां पर मिल्क फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका है। ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन इंक्रीज, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन इंक्रीज हो चुका है। देयर इज नो लैक्टेशन एंड ब्रेस्ट आर एनलार्ज्ड, भाई दुग्ध स्राव नहीं हो रहा है, लैक्टेशन नहीं है, और वक्ष का जो आकार है बढ़ा हुआ है, मतलब ब्रेस्ट डेवलप हो चुके हैं। तो क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, क्या कंडीशन हो सकती है वुमन की? तो देखिए लैक्टेशन नहीं हुआ है बट मेमोरी ग्लैंड डेवलप है, प्रोजेस्टेरोन का प्रोलैक्टिन भी आ चुका है ब्लड में, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन मेमोरी ग्लैंड की डक्टुलर और एलुलर ग्रोथ को बढ़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कंडीशन है कि वो जो फीमेल है वो प्रेगनेंसी के फेज में चल रही है, तो वो ऑप्शन हमें चूज करना पड़ेगा। तो प्यूबर्टी, देखिए प्यूबर्टी में प्रोलैक्टिन का कोई इतना रोल नहीं, क्योंकि जब तक चाइल्ड बर्थ की पॉसिबिलिटी नहीं आएगी प्यूबर्टी नहीं उसमें हम देखते हैं कि प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ेगा नहीं। पोस्टपार्टम फेज, पोस्टपार्टम का मतलब होता है पार्चुरेशन के बाद का, मतलब चाइल्ड बर्थ के बाद का जो लैक्टेशन वाला फेज होता है, तो ये भी नहीं होगा। प्रेगनेंसी बिल्कुल सही, यहाँ पर प्रेगनेंसी होगा, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान ही आप देखेंगे कि ये सब चीजें आपको मिलेंगी। इट इज नॉट नॉर्मल फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी नॉर्मल है बट वो कंडीशन किसकी है? प्रेगनेंसी की है। आंसर इसमें जाना चाहिए थर्ड, तो 170 का हो जाएगा आपके थर्ड। अच्छा क्वेश्चन था, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए तब आप इसे सोल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के डायग्राम बेस्ड है 171। अगर मैं इस डायग्राम को देखूं, मैं ऑप्शंस पर जा ही नहीं रहा, सबसे पहले मैं डायग्राम को देख करके पहचानूंगा कि कौन से हार्मोन की मैकेनिज्म है। तो देखिए एक एक्स हार्मोन आ रहा है जो कि वाई पर जुड़ रहा है। वाई जो है वो एक सरफेस रिसेप्टर है, और सरफेस रिसेप्टर्स किसके लिए होते हैं? प्रोटीन हार्मोन्स के लिए होते हैं। तो पहली बात तो मुझे ये पता चली कि ये प्रोटीन हार्मोन है। द फिगर शोज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन of X hormone. What is correct about this mechanism?
तो पहला ऑप्शन देखें, वाई इज ए पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड वाई इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड। तो अगर सेल मेम्ब्रेन का पार्ट है तो वो फॉस्फोलिपिड से नहीं बना, क्योंकि प्रोटीन हार्मोन है, वो तो रिसेप्टर्स लिपिड के नहीं बने होते हैं, वो प्रोटीन के बने होते हैं। दूसरा, एक्स इज ए स्टेरॉयडल हार्मोन, तो भाई ये तो हो ही नहीं सकता, स्टेरॉयडल हार्मोन के मैकेनिज्म ही नहीं है, ये गलत हो गया। जेड कॉजेज एक्टिवेशन ऑफ जीन, जेड एक्टिवेशन ऑफ जीन्स ये नहीं करेगा, वो स्टेरॉयडल हार्मोन्स का काम होगा। तो आंसर इसमें जाना चाहिए 171 का जो है वो फोर्थ होना चाहिए, कि जेड कॉजेज एक्टिवेशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक एंजाइम, बिल्कुल सेकेंडरी मैसेंजर के थ्रू। तो आंसर इसका हो जाएगा आपके फोर्थ। तो आपको ये पहचानना जरूरी है कि मैकेनिज्म कौन से हार्मोन की है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। 172, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड अकर्स इन। तो जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है आपको पता है कि ये मेल में मिलती है, तो वही ऑप्शन चूज करें। मेल एंड फॉर्म लिक्विड पार्ट ऑफ सीमन नहीं, फीमेल एंड हैज अंडर वेस्टिबुलर लुब्रिकेशन नहीं, मेल एंड प्रोड्यूस एल्कलाइन फ्लूइड एंड न्यूट्रलाइज यूरेथ्रल एसिडिटी। बिल्कुल सही है यहाँ पर के एल्कलाइन फ्लूइड बनाता है, क्षारीय तरल का जो है वो सिक्रीशन करता है और मेल में प्रेजेंट होती है। तो आंसर हो जाएगा इसका थर्ड। नेक्स्ट चलते हैं हम 173, जो कि टेस्टिकल्स का एक जो है वो डायग्राम दिया है। नीचे देखिए चित्र में ए से एफ को पहचानिए, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि मुझे इसको सॉल्व करवाने की आवश्यकता है, तो आप इजीली पहचान सकते हैं कौन कौन से पार्ट हैं, और इसका आंसर चला जाएगा आपके 173 का थर्ड हो जाएगा, जिसमें ए ट्यूनिका वेजाइनलिस है, बी इरेटेड टेस्टिस है, सी कॉडा एपिडिडाइमिस है, एपिडिडाइमिस का एंड पार्ट है, डी वास डिफरेंस है, और ई ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, और एफ जो है कैप्यूट एपिडिडाइमिस है, जो कि हेड पार्ट होता है एपिडिडाइमिस का। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। 174 पर चलें, कॉलम मैच का क्वेश्चन है। कॉलम 1 में दिया आपको फास्ट मसल फाइबर्स। भाई जो तीव्र पेशी रेशे होते हैं वो बहुत जल्दी थक जाते हैं, तो उनमें लैक्टिक एसिड बन जाएगा। यहाँ पर ए का हो जाना चाहिए सेकंड से। तो भाई एक का सेकंड से जब हो जाएगा तो दो ऑप्शन मुझे दिख रहे हैं, तो एक बार मैं कट कौन कौन से ऑप्शन कर सकता हूँ यहाँ पर। आप देखेंगे ऐसे क्वेश्चंस में आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करते चलें, पहला और चौथा एलिमिनेट हो गया। अब स्लो मसल फाइबर्स जो है आपको पता है कि वो उसमें मायोग्लोबिन ज्यादा होगा, वो ज्यादा देर तक काम कर सकते हैं, तो बी का फर्स्ट हो जाएगा। ए का सेकंड, बी का फर्स्ट दोनों में है। फिर एफ, एक्टिन फिलामेंट दिया है इसमें। एक्टिन फिलामेंट आपको पता है आई बैंड जो है एक्टिन फिलामेंट का बना है, तो सी का हो जाना चाहिए फोर्थ से, और सी का फोर्थ से है तो मुझे थर्ड ऑप्शन पर जा रहा है इसमें। फिर मैं सार्कोमियर, हमें पता है कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट है, तो इसमें डी का थर्ड हो जाना चाहिए, तो इसका आंसर बैठ जाएगा आपके थर्ड। तो ये कॉलम मैच का इजी क्वेश्चन है, जब भी कॉलम मैच का क्वेश्चन आए ऑप्शंस को एलिमिनेट करते चले। 175, the functions of tropomyosin in skeletal muscle is includes। भाई ट्रोपोमायोसिन में जब स्केलेटल मसल में ट्रोपोमायोसिन है उसका क्या फंक्शन है। ट्रोपोमायोसिन आपको पता है कि वो मास्क करके रखता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मास्किंग वाला ऑप्शन चूज करना है। स्लाइडिंग ऑन एक्टिन टू प्रोड्यूस शॉर्टनिंग नहीं, रिलीजिंग कैल्शियम गलत हो गया, सार्कोप्लाज्मिक का काम है वो रेटिकुलम का। बाइंडिंग टू मायोसिन ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, भाई ये मायोसिन से क्यों बाइंड करेगा ट्रोपोमायोसिन। एक्टिंग एज ए रिलैक्सिंग प्रोटीन एट रेस्ट बाय कवरिंग अप द साइट, देखिए कवरिंग अप की बात आ गई ना, मतलब क्या कर दिया उसने, उसको मास्क कर दिया, तो मास्किंग भी बोल सकते हैं इसको, तो इसने मास्क कर दिया, तो इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा 175 का। नेक्स्ट हम चलें 176, रीड द गिवन स्टेटमेंट ए टू डी केयरफुली। हाइमन इज द रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी, गलत। तो भाई हाइमन की उपस्थिति या अनुपस्थिति होना जो है वो वर्जिनिटी को जज नहीं करता है, पहला गलत हो गया। एक्रोसोम ऑफ स्पर्म कंटेन्स सेवरल माइटोकॉन्ड्रिया, तो भाई एक्रोसोम तो हेड पार्ट में होता है और माइटोकॉन्ड्रिया मिड पार्ट में होते हैं, ये भी गलत हो गया। एक्रोसोम में स्पर्म लाइसिन एंजाइम्स होते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। सी ऑप्शन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन कॉर्पस ल्यूटियम ट्रांसफॉर्म इनटू द ग्राफिन फॉलिकल, गलत बात करता है। भाई ग्राफिन फॉलिकल ओवुलेशन के बाद में कार्पस ल्यूटियम में बदलती है। डी, द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फिटस इज कॉल्ड एज गेस्टेशन, गेस्टेशन तो है वो फिटस के एम्ब्रियो के डेवलपमेंट का फेज है, जो कि ह्यूमन में एवरेज 9 मंथ का होता है, ये भी गलत है। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट,
अमंग दिस, चारों ही गलत हो गए, तो फोर्थ आंसर हो जाएगा इसका। तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी, चारों ऑप्शन आपको गलत मिल रहे थे इसमें। 177, which hormone is responsible for development of alveoli? सीरीज बात है, प्रोजेस्टेरॉन। एल्वुलर ग्रोथ के लिए प्रोजेस्टेरॉन होता है और डक्ट की ग्रोथ के लिए ईस्ट्रोजन होता है। तो 177 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर सेकंड। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन, हार्मोन्स। देखिए, अगर आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छे से कमांड करनी है उसमें, तो आपको हार्मोन्स अच्छे से याद होनी चाहिए। अभी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है चूज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर गिवन डायग्राम ऑफ द ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इवेंट। देखिए, जो पहला है वो तो जो है सेकेंडरी oocyte का लग रहा है, मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले ह्यूमन एग का लग रहा है, तो सबसे पहले डेवलपमेंटल फेज में ए ही आएगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ए सबसे पहले आएगा। ए के बाद में आप देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन होगा, मतलब डी, डी वाला डायग्राम आएगा। फर्टिलाइजेशन हुआ, उसके बाद में क्लीवेज स्टार्ट होगा, 2 सेल स्टेज, 3 सेल, 4 सेल, देन 8 सेल, 8 to 16 सेल मोरूला बनेगा, तो सी आ जाएगा। और उसके बाद में ब्लास्टोसिस्ट बनेगी जिसका इम्प्लांटेशन होगा, तो बी हो जाएगा। सबसे लास्ट में बी आएगा जिसका एंडोमेट्रियम में इम्प्लांटेशन होगा। ADCB ऐसा ऑप्शन आपको देखेंगे फोर्थ ऑप्शन जा रहा है, तो 178 का हो जाएगा फोर्थ। तो ऐसे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस अच्छे हैं यहाँ पर। पेपर काफी, आप देखेंगे लेवल का पेपर है, नीट में आपको इसी टाइप का पेपर मिलेगा। हाउ मेनी hormones levels are increased in the several fold in maternal blood during the pregnancy but not secreted by placenta and ovary। ये कह रहे हैं कि भाई ठीक है, अभी प्रेगनेंसी के टाइम में बहुत से हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है मदर के ब्लड में, बट कौन से ऐसे हार्मोन हैं जो कि प्लेसेंटा और ओवरी से सिक्रेट नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, एक तो थायरॉक्सिन रिलीज नहीं होगा और एक एफएसएच रिलीज नहीं होगा, बाकी सारे जो है ओवरी और प्लेसेंटा से रिलीज कर दिए जाएंगे। तो थायरॉक्सिन और एफएसएच रिलीज नहीं होगा, ये थायराइड ग्लैंड से और ये एंटीरियर पिट्यूटरी से होगा। तो आंसर कर रहेगा इसमें सेकंड। तो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, 180 नंबर पर। Which phase of oogenesis runs during the menstrual cycle in human being? ये कह रहा है कि अंड जनन की कौन सी प्रावस्था मासिक चक्र के दौरान जारी रहती है। भाई मासिक चक्र के दौरान आप देख रहे हैं कि भाई पहली फेज होती है, आपको पता है, फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। बहुत से वहां पर म्यूसिस माइटोस्टिक होते हैं, ओगोनिया बनते हैं, प्राइमरी oocytes बनती हैं। उसके बाद में ग्रोथ फेज आ जाती है प्राइमरी oocyte में। उसके बाद में आप देखते हैं कि वो प्रोसेस जो है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज पर बर्थ से पहले रुक जाता है और आगे जाकर के बर्थ के बाद में स्टार्ट होता है प्यूबर्टी आते तक। तो वो कौन सा फेज चलता है उसमें, वो चलता है मैच्योरेशन फेज चलता है वहां पर। तो वो मैच्योरेशन फेज होता है जहां पर ओवरीज से आप देखेंगे ग्राफिन फॉलिकल से एग भी रिलीज होता है और उसके बाद में फर्टिलाइजेशन होता है और आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो है वो सेकेंडरी पोलर बॉडी जो है वो वहां से रिलीज होती है। तो वो पूरा प्रोसेस होता है, वो मैच्योरेशन फेज का होता है, जो कि फैलोपियन ट्यूब में जाकर के कंप्लीट होता है फीमेल के ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा फर्स्ट, तो 180 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। तो स्टूडेंट्स, ये होते हैं आपके 45 क्वेश्चन जूलॉजी के 136 से लेकर के 180 तक। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया है। मेरा जहाँ तक प्रयास रहा, जिस जिस क्वेश्चन में आपको कंसेप्ट समझाने की कोशिश की, जहाँ पर कंसेप्ट की जरूरत थी हमने एक्सप्लेन किया उसे। तो उम्मीद करते हैं कि आपका पेपर अच्छा गया होगा और आप मेहनत कर रहे होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। अपना ध्यान रखें और पढ़ाई करते रहें रेगुलर। थैंक यू वेरी मच।